हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैंने अध्याय 40 से लेकर 52 तक की पूरी कहानी को प्रस्तुत किया है। इसके पहले की कहानी को मैंने 3 अलग अलग वीडियोस में पार्ट 1, 2 और 3 करके प्रस्तुत किया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप गबन उपन्यास की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि गबन उपन्यास का ये भाग आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का अंतिम भाग। अध्याय 40। बंगले में वापस आकर रमा दरोगा साहब से कहता है कि उसे सारी सच्चाई पता चल गई है कि उसके ऊपर कोई गबन का इल्ज़ाम नहीं है और अब वो अदालत में जाकर अपना बयान बदल देगा। इस पर दरोगा उसे प्रलोभन देने की कोशिश करता है कि अगर वो उनका साथ देगा तो उसे अच्छी नौकरी और मान सम्मान मिलेगा, लेकिन रमा उनकी बातों में नहीं आता है। तभी डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं। जब डिप्टी देखता है कि रमानाथ उसके झांसे में नहीं आ रहा है तो वह उसे धमकाने लगता है कि वह उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर 7 साल के लिए जेल भेज देगा और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। रमानाथ दरोगा की धमकियों से डर जाता है। उसके चेहरे के बदले हुए रंग को देखकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि अब उसे जाल में फंसाया जा सकता है, अतः वह उसके साथ नरमी से पेश आता है, लेकिन डिप्टी उसे फिर से धमकाता है। यहीं पर अध्याय 40 खत्म होता है। अध्याय 41। रतन अपने पत्रों से जालपा को हौसला देती रहती थी, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। वह रतन जो पैसों को कभी महत्व नहीं देती थी, वकील साहब के जाने के बाद 1 महीने में ही रोटियों की मोहताज हो गई थी। उसके जीवन से सारी उमंग, सारी खुशी खत्म हो चुकी थी। उसे किसी भी चीज की सुध-बुध ही नहीं रह गई थी। उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया था और मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति हथिया ली थी। एक दिन मणिभूषण ने आकर रतन से कहा कि उसने बंगला बेच दिया है और आज ही इसे खाली करना होगा। रतन ने बंगला बेचने से इनकार किया तो उसका रवैया बदल गया और उसे अपने साथ चलने के लिए जोर देने लगा। उसने रतन से कहा कि वकील साहब की संपत्ति पर अब उसका कोई अधिकार नहीं है और अब उसके चाचा जी की संपत्ति उसकी संपत्ति है, क्योंकि सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता और उनके परिवार में अभी तक बंटवारा ही नहीं हुआ था। सिर्फ वे लोग दूसरी जगह रहते थे और वकील साहब ने अभी तक कोई वसीयत भी नहीं लिखी थी। अगर उन्हें संपत्ति रतन को देनी होती तो वह वसीयत लिख कर जाते। अतः रतन का किसी भी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ वो अपने गुजारे के लिए मांग कर सकती है। अतः उसने उसके गुजारे के लिए 50 रुपये महीने का प्रबंध कर दिया है। ये सब सुनकर रतन को गहरा सदमा लगता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेलेगी। अचानक उसने फैसला किया कि जिस चीज़ पर उसका कोई अधिकार नहीं है वह उसे पाने की कोशिश नहीं करेगी और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेगी। मणिभूषण उसे बताता है कि उसने उसके लिए 15 रुपये किराए के मकान का बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन रतन वहां जाने से मना कर देती है। वो कानून द्वारा बनाए गए नियमों की आलोचना करती है, जहां विधवाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। वह सब कुछ छोड़कर अकेली घर से निकल जाती है। अब रतन के वास्तविक जीवन की शुरुआत होने जा रही थी। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 41। अध्याय 42। सुबह 10 बजे जालपा और देवी दिन कचहरी पहुंचते हैं। वहां लोगों की काफी भीड़ थी। मुलजिमों की संख्या लगभग 15 थी। सबके हाथों में हथकड़ियां थी, फिर भी वो खुश नजर आ रहे थे। 11 बजे अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। 3 बजे रमानाथ को कटघरे में लाया गया। जालपा को उम्मीद थी कि रमानाथ बयान बदल देगा, लेकिन रमानाथ ने वही बयान दिया जो कि पुलिस वालों ने उसे समझाया था। जालपा को यह देखकर गहरा सदमा लगा। वहां पर उपस्थित कई महिलाएं रमानाथ की निंदा करने लगी। जालपा से अब वहां पर रुका ना गया। उसकी इच्छा हुई कि वह कटघरे में जाकर सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। जालपा से अब वहां ना रुका गया। वह रोते रोते बाहर निकल आई। देवी दिन भी उसके साथ आया। जालपा ने उससे पूछा कि क्या कैदियों का फैसला यहीं हो जाएगा या फिर कहीं और अपील की जा सकती है। देवी दिन बताता है कि हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। जालपा जज साहब से मिलकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देने का सुझाव देती है। इस पर देवी दिन उसे पुलिस वालों के दांव पेच समझाता है और इसके परिणाम से अवगत कराता है। जालपा को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन वह सोचती है कि इसका परिणाम रमानाथ को भुगतना पड़ेगा। अतः जालपा घर चले जाने के लिए सोचती है, लेकिन देवी दिन उससे रुकने के लिए आग्रह करता है। जालपा मन ही मन रमानाथ को धिक्कारती हुई वापस देवी दिन के घर आ जाती है। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 42। अध्याय 43। 1 महीने बीत गए। कई दिनों तक जालपा बहुत बेचैन रही। उसने रमानाथ को अपने दिल से निकाल दिया। उसने रमानाथ को कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से आते जाते देखा। उसकी आंखों में शर्म और क्षमा याचना भी थी, लेकिन जालपा ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुकदमे की सारी कार्रवाई हो गई थी, सिर्फ फैसला सुनाना बाकी था। जिस दिन फैसले की तारीख थी, जालपा ने दैनिक पत्र में जज साहब का फैसला पढ़ा।
सभी क्रांतिकारियों को सजा हुई थी। 5 लोगों को 10-10 साल और 8 लोगों को 5-5 साल की कैद और दिनेश नाम के एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई थी। देवी दीन उसे बताता है कि दिनेश के 2 छोटे-छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ और एक पत्नी है। जालपा ने देवी दीन को उसके घर का पता लगाने को कहा। देवी दीन चला जाता है। जालपा दिनेश और उसके परिवार के बारे में सोचती है कि ना जाने उन पर क्या बीत रही होगी और फिर वो रमानाथ को मन ही मन बहुत कोसती है। शाम हो गई थी। जालपा देवी दीन का इंतजार कर रही थी। तभी रमानाथ मोटर में बैठकर आता है और जग्गो को सोने की 4 चूड़ियां भेंट करता है। जग्गो उन्हें जमीन पर फेंक देती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। रमा की आवाज़ सुनकर जालपा भी आती है और उसे खूब धिक्कारती और कोसती है। वह उससे यह भी कहती है कि अब से उसका उससे कोई संबंध नहीं है और वह उसके लिए मर गया है। रमानाथ लज्जित होकर चला जाता है। जग्गो जालपा को समझाती है कि उसे इतना कठोर नहीं होना चाहिए। तभी देवी दीन आ जाता है और बताता है कि उसने दिनेश के घर का पता लगा लिया है। 8 बजे देवी दीन और जालपा दिनेश के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 43। अध्याय 44। रमा मोटर पर बैठकर चला जाता है। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि आगे वो क्या करे। जालपा और जग्गो के उसके प्रति कठोर रवैये पर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे अपनी दुर्बलता और कायरता पर गुस्सा आ रहा था। उसे एहसास होता है कि वो बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहा है। पुलिस वालों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वह जालपा को किए अपने वादे से मुकर गया था। वह सोचता है कि उसी वक्त जाकर वो जज साहब को सारी सच्चाई बता दे। तभी रास्ते में उसे दरोगा मिल जाता है और उसे बंगले पर चलने की जिद करने लगता है। रमा उसकी बात नहीं मानता और मोटर से उतरकर पैदल ही निकल जाता है। वह जज साहब के बंगले तक पहुंच तो जाता है, लेकिन फिर उसे जज साहब से सब कुछ सच सच बताने की हिम्मत नहीं होती है। वह सोचता है कि ऐसा करने पर उसे कितनी जिल्लत सहनी पड़ेगी, अतः वो पीछे हट जाता है और वापस बंगले पर चला जाता है। यहीं खत्म होता है अध्याय 44। अध्याय 45। बंगले पर लौटकर रमा आधी रात को सोता है। वो नींद में सपना देखता है कि दिनेश को फांसी हो रही है। अचानक एक औरत तलवार लेकर आती है और फांसी की रस्सी को काट देती है। चारों ओर हलचल मच जाती है। वो औरत जालपा थी। जालपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते हैं, पर वो पकड़ में नहीं आती। कोई उसके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमानाथ देखता है कि दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। इंस्पेक्टर रमा को बताते हैं कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक उसकी हिफाजत के लिए पहरा सख्त कर दिया गया है। डिप्टी उसे कमिश्नर साहब का दिया हुआ डीओ देता है, जिससे उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रमानाथ उसे लेकर फाड़ देता है। यह देखकर वे लोग उस पर क्रोधित हो उठते हैं। इंस्पेक्टर फिर उसे समझाता है कि ऐसा करके वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है और साथ ही साथ वह अपने व्यवहार से जालपा को भी मुसीबत में डाल देगा। अब रमानाथ के सामने नई समस्या खड़ी हो गई थी कि कहीं पुलिस वाले जालपा को प्रताड़ित करना शुरू न कर दें, और वह न चाहते हुए भी पुलिस के सामने झुक जाता है। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 45। अध्याय 46। इसी तरह 1 महीने और बीत गए। रमा अफसरों के हाथों की कठपुतली बन गया। वह और भी ज्यादा शराब पीने लगा और उसका जीवन पहले से भी ज्यादा विलासी हो गया। अक्सर उसके कमरे में जोहरा नाम की एक वेश्या आती थी, जिसका गाना वो बहुत ही शौक से सुनता था। धीरे धीरे वो जोहरा से प्रेम करने लगा। जोहरा ने भी उसके प्रति अपने सच्चे प्रेम का परिचय दिया। रमा जालपा को भूलकर जोहरा के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के सपने देखने लगा। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 46। अध्याय 47। रमानाथ जोहरा के प्रेम में पूरी तरह से फंस गया था, अतः पुलिस के अधिकारी उसके प्रति निश्चिंत हो गए थे कि अब वह कोई शरारत नहीं करेगा। एक दिन रमा पुलिस अफसरों के साथ मोटर में घूमने जा रहा था। तभी उसने रास्ते में जालपा को देखा। वो पहले से अधिक दीन और दुर्बल हो गई थी। उसके कपड़े बहुत ही मैले लग रहे थे और सिर पर गंगा जल का कलश लेकर घाट के ऊपर से आ रही थी। उसके चेहरे की चमक खो गई थी। रमानाथ उसकी यह हालत देखकर सोचने लगा कि कहीं देवी दीन ने उसे घर से तो नहीं निकाल दिया। वह यह जानने के लिए चिंतित हो उठा कि जालपा की यह हालत कैसे हुई। वो वापस बंगले पर आ जाता है। रमानाथ जालपा के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा था। तभी जोहरा वहां पर आती है और उसके बदले हुए रवैये का कारण पूछती है। रमानाथ जोहरा को सारी बातें बता देता है। जोहरा के दिल में रमानाथ के प्रति हमदर्दी का भाव जगता है। वो उससे कहती है कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। रमानाथ उससे कहता है कि वो जाकर पता लगाए कि जालपा की यह दशा कैसे हुई। जोहरा जाने के लिए राजी हो जाती है। इतने में दरोगा आ जाता है और जोहरा को कहता है कि वह उसके साथ चलकर उसका मनोरंजन करे, लेकिन रमानाथ दरोगा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि जोहरा सिर्फ उसकी है। ये देखकर जोहरा का मन प्रसन्न हो जाता है। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 47। अध्याय 48।
जोहरा के चले जाने पर रमानाथ चिंतित हो उठा कि कहीं जोहरा ने उसे धोखा तो नहीं दिया और वो जालपा का पता लगाकर ना आए तो। रमानाथ बहुत ही पछता रहा था कि उसने जालपा की बात क्यों नहीं मानी। उसे एहसास होता है कि वो जालपा को नहीं छोड़ सकता, साथ ही जोहरा को भी त्यागना उसके लिए संभव ना था। वह दिन रात जोहरा की राह देखता रहा। 1 हफ्ते बीत गए लेकिन जोहरा के दर्शन न हुए। रमानाथ को लगता है कि जोहरा बेवफा निकली, अब वो वापस नहीं आएगी। दरोगा रमानाथ को एक फिल्म देखने चलने के लिए कहता है। वो तैयार हो जाता है, तभी जोहरा आ जाती है। जोहरा बिल्कुल साधारण लिबास में थी और बहुत ही गंभीर लग रही थी। जोहरा रमा को बताती है कि वो जालपा के बारे में सब कुछ पता लगा कर आई है। वो उसे बताती है कि जालपा उसी दिनेश के घर पर है जिसे फांसी की सजा हुई है। दिनेश के 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी और माँ है। वह उनकी सेवा करती है, उनके घर का सारा काम काज करती है और उनके लिए बड़े बड़े आदमियों से चंदा मांगकर इकट्ठा करती है। दिनेश के परिवार की मदद करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए वो उनकी मदद कर रही है। रमा का गुस्सा शांत होता है और वो जोहरा को पूरी कहानी बताने के लिए कहता है। जोहरा बताती है कि वह देवी दिन से दिनेश के घर का पता लेकर वहां एक ब्रह्म समाजी लेडी का वेश बनाकर पहुंची और उसने दिनेश की माँ और उसकी पत्नी से बात की। इसी बीच जालपा आ गई। दिनेश की माँ ने बताया कि किस तरह से जालपा निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रही है। शाम को जालपा बच्चों को लेकर पार्क में गई तो जोहरा ने उससे बातचीत की। पहले तो जालपा ने उसे अपने बारे में सब कुछ सही सही नहीं बताया, लेकिन बाद में सब कुछ बता दिया कि उसके पति की वजह से ही दिनेश को फांसी की सजा हुई है और वह उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आकर उसके परिवार की सेवा कर रही है। ये कहकर वो रो पड़ी। जालपा जोहरा को यह भी बताती है कि अगर वो चाहे तो वो साबित कर सकती है कि रमा की शहादत झूठी है और उन क्रांतिकारी देशभक्तों की जान बचा सकती है, लेकिन उसके बाद वो रमा को सजा से नहीं बचा पाएगी। वह दुविधा में थी कि वह किसे बचाए। ना ही वह इन लोगों को मरते देख सकती थी और ना ही अपने पति का अनिष्ट कर सकती थी। वह रोती है और कहती है कि हाई कोर्ट में अंतिम फैसला आने के दिन वो न जाने क्या कर बैठे, या तो सारी बातें सही सही कोर्ट में बता देगी और या फिर खुद ही जहर खाकर मर जाएगी। ये सब सुनकर रमा से रहा ना गया और उसने देवी दीन के घर जाकर जालपा से मिलने का फैसला किया। चौकीदार के रोकने पर भी वो ना रुका। चौकीदार ने जाकर दरोगा को बताया। दरोगा ने रमानाथ को टोका तो रमानाथ ने उससे बहाना बनाया कि जालपा हाई कोर्ट में अर्जी देने जा रही है, वह उसे जाकर समझाएगा और उसी वक्त उसे ट्रेन में बैठाकर 1 घंटे में वापस आ जाएगा। दरोगा उसके बहकावे में आ जाता है। रमानाथ देवी दीन के घर पहुंचता है और जालपा से बात करना चाहता है, लेकिन जालपा उससे नहीं मिलती। अतः वो वहीं खड़े खड़े उसे बताता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह अभी जज साहब के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देगा और इसका जो भी परिणाम होगा अब उसे परवाह नहीं है। वो यह भी स्वीकार करता है कि जालपा के गहने उसी ने चुराए थे, क्योंकि सर्राफ को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह यह भी स्वीकार करता है कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि एक कायस्थ है और वो इतने दिनों से देवीदीन को बेवकूफ़ बना रहा था। वो अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता है और तेजी से वहां से चला जाता है। जालपा नीचे आती है लेकिन तब तक रमानाथ जा चुका था। वह वहीं खड़ी होकर अफसोस करती है कि उसे रमा के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसका रमानाथ के प्रति फिर से प्रेम जागृत हो जाता है। इतने में जोहरा आ जाती है और वे दोनों ऊपर चली जाती हैं। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 48। अध्याय 49। दरोगा 1 घंटे तक रमानाथ का इंतजार करता है। जब वो नहीं आता तो वो देवी दीन के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रमानाथ तो कब का वहां से निकल गया। उसे देवी दीन की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो घर की तलाशी लेता है। वहां उसे जोहरा मिलती है। वह दरोगा से कहती है कि उसने जालपा को समझा दिया है, अब वह कोई शरारत नहीं करेगी। दरोगा जोहरा को ले जाकर उसके घर छोड़ देता है। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 49। अध्याय 50। जोहरा को छोड़कर दरोगा देर रात को घर पहुंचता है। जब वो सुबह 8 बजे सोकर उठता है तो डिप्टी साहब उसे फ़ोन पर बताते हैं कि रमानाथ ने अपना बयान बदल दिया है और जज को सब कुछ सच सच बता दिया है, इसलिए मुकदमे की जांच फिर से होगी। दरोगा को रमानाथ की इस धोखेबाजी पर बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि जोहरा भी इसमें मिली हुई है, अतः वो निश्चय करता है कि वो जोहरा देवी दीन सभी को सबक सिखाएगा। इंस्पेक्टर और डिप्टी सारा इल्जाम दरोगा पर डाल देते हैं और खुद को इस मामले से अलग कर लेते हैं। पुलिस वाले रमानाथ की तलाश में थे, लेकिन उन्हें उसका कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस वालों पर कार्रवाई चालू हो जाती है। जोहरा ने भी बयान दिया कि उसे हर दिन 50 रुपए इसलिए दिए जाते थे कि वो रमानाथ को बहकाती रहे और वो कुछ सोच समझ ना पाए। जोहरा और जालपा भी कहीं छिप जाती है और पुलिस वालों के चंगुल में नहीं आ पाती। 2 महीने के बाद शहर के बाहर एक बंगले में मुकदमे पर विचार हुआ। पुलिस वालों ने बहुत जोर लगाया लेकिन कामयाब ना हो पाए। सारे मुलजिमों को आज़ाद कर दिया गया।
जालपा पर फूलों की वर्षा हुई और उसकी जय जयकार होने लगी। लेकिन रमानाथ की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाया गया। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 50। अध्याय 51। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। जालपा तथा जोहरा के साथ दिनेश की पत्नी और माता भी आई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। सभी पुलिस कर्मियों के बयान लिए गए। फिर रमानाथ का बयान हुआ। उसने सारी कहानी सच सच बता दी, कुछ भी न छिपाया। उसने यह भी बताया कि जालपा के त्याग, निष्ठा और सत्य के प्रति प्रेम ने उसकी आंखें खोल दी और साथ ही साथ उसे जोहरा का भी सही मार्गदर्शन मिला। फिर देवी दीन, जालपा और जोहरा के भी बयान लिए गए। जालपा का बयान सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। अंत में उसने कहा कि मेरे पति निर्दोष हैं। उनकी किस्मत में उसकी विलासा शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था। उसने जालपा पर कोई अत्याचार नहीं किया, सिर्फ उसे खुश रखने की कोशिश की। उसे जालपा को रोकना चाहिए था, लेकिन उसने उसके इच्छाओं को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। अतः उसने जो भी कष्ट झेले उसके लिए कहीं ना कहीं जालपा भी जिम्मेदार है। पुलिस वालों के पक्ष में सरकारी वकील रमानाथ पर इल्जाम लगाते हैं कि रमानाथ खुद उनके पास आया था और खुद को डाकुओं का सरगना बताया था और अच्छी नौकरी पाने के लालच में उन क्रांतिकारियों के बारे में झूठी शहादत दी थी। पुलिस इसके चकमे में आ गई और उन्होंने उन क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। लेकिन अब लगता है कि किसी विरोधी संस्था ने उसे कोई लालच दिया है, इसलिए उसने अपना बयान बदल दिया है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी के गले पर भी छुरी चला सकता है। उसकी चकमेबाजी से पुलिस वालों की काफी बदनामी हुई। सरकार के हजारों रुपए खर्च हुए। अगर उसे धमकियां दी गई थी तो वो दूसरी अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे साबित होता है कि धमकी देने की बात भी झूठ है। उसने पुलिस को धोखा दिया है, अतः उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर रमानाथ के वकील ने रमानाथ के बारे में सारी बातें अदालत में बताई कि वह क्यों और कैसे यहाँ पर भागकर आया और किस प्रकार पुलिस वालों ने उसे बड़ी ही चालाकी से अपने शिकंजे में फंसाया। फिर जालपा ने किस तरह से रमा का पता लगाया और एक पत्र के माध्यम से उसे सब कुछ बताया। रमानाथ ने जालपा से मिलकर अपना बयान बदलने का निश्चय किया, लेकिन जब उसने पुलिस वालों को बताया कि वह झूठी शहादत नहीं देगा तो पुलिस वालों ने उसे तरह तरह का लालच दिया, उसे धमकाया। जब वो ना माना तो उन्होंने जालपा को गिरफ्तार करने की धमकी दी। तब रमानाथ की हिम्मत टूट गई और उसने ना चाहते हुए भी पुलिस वालों के पक्ष में बयान दिया। यह देखकर जालपा देवी ने दिनेश के परिवार वालों की देखभाल करनी शुरू कर दी। एक दिन रमानाथ ने जालपा को अत्यंत दीन हालत में देखा। उसने जोहरा की मदद से सारा हाल पता किया। रमानाथ की आंखें खुल गईं और उसने अपने परिणाम की चिंता किए बिना सच का साथ देना उचित समझा और इस तरह 15 निर्दोष लोगों की जान बच गई। माना कि उसने झूठी गवाही दी, लेकिन उसने खुद अपनी झूठी गवाही को कबूल भी किया। इसी प्रकार और भी दलीलें दी जाती हैं। सरकारी वकील पूरी कोशिश करते हैं कि रमानाथ को सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि भले ही रमानाथ ने झूठा बयान देकर अपराध किया है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उसका अपराध क्षमा के योग्य है, अतः रमानाथ को बरी किया जाता है। यहीं पे खत्म होता है अध्याय 51। अध्याय 52। मुकदमा खत्म हो जाने के बाद रमानाथ और जालपा देवी दीन, जग्गू तथा जोहरा को लेकर प्रयाग चले जाते हैं और अपने परिवार, रतन तथा बाकी के लोगों के साथ गंगा के किनारे एक गांव में बस जाते हैं। 3 साल बीत गए। देवी दीन वहीं पर जमीन लेकर खेती बाड़ी करने लगा। दयानाथ अब रिटायर हो गए थे। रमानाथ वैद्य की किताबें पढ़कर लोगों को उनकी छोटी मोटी बीमारियों की दवा देने लगा था। जालपा का एक बच्चा भी हुआ। रतन की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही थी। 1 साल से जोहरा रात दिन रतन की देखभाल कर रही थी। इतने दिनों में रतन और जोहरा में काफी मित्रता हो गई थी। देवी दिन जब रतन के कमरे में जाता है तो जोहरा और जालपा उसकी हालत देखकर रो रही थी। उसी वक्त रतन की मौत हो जाती है और उसके सांसारिक कष्टों का अंत हो जाता है। रतन के जाने के बाद जोहरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि जालपा अपने बच्चों को पालने और घर के काम में ही व्यस्त रहती थी। जोहरा को लगता था कि उसका सब कुछ लूट गया है। एक दिन घनघोर बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी। कई गांव को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया था। जोहरा, रमानाथ और जालपा नदी के किनारे जल के वेग को देख रहे थे। अचानक से उन्हें एक नाव नजर आई जिसमें कई लोग बैठे थे। नाव डगमगा रही थी। दोनों तरफ के लोग उन्हें बचाने के लिए रस्सियां फेंक रहे थे, लेकिन रस्सियां उन तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक नाव उलट गई और सभी लोग लहरों में समा गए। तभी जोहरा ने देखा कि एक औरत एक बच्चे को गोद में लिए हुए बहती हुई चली आ रही है। जोहरा उसे बचाने के लिए पानी में उतर गई। रमा के मना करने पर भी वो नहीं मानती है और रमा को कसम देकर वहीं रोक देती है।
जोहरा लास्ट तक पहुंचने ही वाली थी, तभी एक जोर की लहर आती है और जोहरा भी उसमें बह जाती है। रमानाथ उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, लेकिन जोहरा तब तक पानी में डूब जाती है। इस तरह जोहरा के जीवन का भी अंत हो जाता है। इस घटना से जालपा और रमानाथ को अत्यंत दुख और आत्मग्लानि का आभास होता है। अक्सर जालपा और रमा नदी के किनारे उसी जगह पर आकर बैठते जहां पर जोहरा डूबी थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद जोहरा बच गई हो और वो वापस आ जाए, पर धीरे धीरे ये आशा भी खत्म हो गई। लेकिन अभी तक रमानाथ को जोहरा के द्वारा लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली और उसके द्वारा सिले हुए कपड़े और उसका कमरा जोहरा की याद दिला रहे थे। तो इस तरह से गबन उपन्यास का अंतिम पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे। साथ ही साथ मेरी वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो सचमुच आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने व्यूज़ कमेंट करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।